दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्ड स्क्रीन एक्सप्लेन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए बेहतरीन और रोमांच से भरी मूवीज की कहानियां। यह एक शान से गैरेज में, जहां चार्ली नाम का एक टेक्निकल एक्सपर्ट बड़े ध्यान से एक पुराना हवाई जहाज ठीक कर रहा होता है। ये वही प्लेन था जो उसकी बीवी सारा ने उसे उसके बर्थडे पर तोहफे में दिया था। तभी वहां आती है सारा, उसकी पत्नी, जो जल्द ही लंदन के लिए रवाना होने वाली है एक जरूरी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सारा चार्ली से प्यार से कहती है कि इस बार वह भी उसके साथ चले, थोड़ा वक्त साथ बिताएं, लेकिन चार्ली हमेशा की तरह काम का बहाना बनाकर मना कर देता है। इसके बाद चार्ली पहुंचता है CIA हेडक्वार्टर्स, जहां सुरक्षा जांच के दौरान वह उन्हीं हाईटेक स्कैनर्स से गुजरता है जिन्हें उस डिजाइन किया था। फिर वह पहुंचता है उस डिपार्टमेंट में जहां उसका असली काम होता है, डिक्रिप्शन और एनालिसिस, यानी कोड्स को तोड़ना और खुफिया डाटा का विश्लेषण करना। इसी दौरान उसे एक मैसेज मिलता है। इनक्वेलाइन नाम के एक रहस्यमयी व्यक्ति से बातचीत पिछले कई सालों से होती आई है। यह शख्स हमेशा उसे खुफिया जानकारी बेचता है, लेकिन इस बार वह कुछ अलग कहता है। ये के लिए खतरा बन सकते हैं। चार्ली चौकन्ना हो जाता है और अंदाजा लगाता है कि ये जानकारी कहां से आई है। वह पूछता है, इस्तांबुल? लेकिन इनक्वेलाइन सीधा जवाब नहीं देता, बात को घुमा देता है। चार्ली तुरंत उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करने में लग जाता है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है। कोड इतना पेचीदा है, एहसास होता है कि जिस जाल में वो कूद चुका है वो किसी खेल का हिस्सा नहीं, बल्कि जिंदा बचने की जंग है। दूसरी तरफ CIA ऑफिस में मोर इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि चार्ली ने वाकई कोई डेड मैन स्विच एक्टिव किया है। उसका कहना होता है, ये बस एक धमकी होगी, एक चाल। लेकिन तभी केलेब बीच में बोलता है, तरह उस कोड में उलझा होता है। जब उससे वो कोड अब भी नहीं टूटता तो वह कंप्यूटर उठाकर पहुंच जाता है CIA के एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, जहां एक हाईटेक एडवांस्ड सिस्टम की मदद से वो तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन चार्ली को नहीं पता कि जो जानकारी वो डिकोड कर रहा है वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। कई घंटों की मेहनत, गहरे रिसर्च के बाद आखिरकार चार्ली उस रहस्यमयी फाइल को खोलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह इन फाइल्स को पढ़ता है, उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि अमेरिकी सरकार की ऐसी सीक्रेट जानकारी थी जिसे दुनिया से छिपा कर रखा गया था। फाइल्स में खुलासा होता है कि कुछ समय पहले एक बड़ा आतंकी हमला बताया था, लेकिन सच्चाई ये थी, ये हमला असल में अमेरिकी सरकार द्वारा किया गया एक गुप्त ड्रोन अटैक था, जिसे दुनिया की नजरों से छुपा लिया गया था। इस हमले में करीब 150 लोग मारे गए थे, जिनमें फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस और डेनिश मरीन्स के जवान भी शामिल थे। ये जानकारी इतनी खतरनाक थी कि अगर बाहर आती तो CIA और अमेरिका की छवि पूरी दुनिया में गिर जाती। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब चार्ली को पता चलता है कि इस पूरे मिशन का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि उसका खुद का बॉस चीफ मोर था, जिस पर वह सालों से भरोसा करता आया था। इस खुलासे से चार्ली पूरी तरह से हिल जाता है। उस रात वह बा को फोन करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाती। निराश होकर वह एक वॉइसमेल छोड़ देता है। अगले दिन जब चार्ली ऑफिस पहुंचता है तो उसे मोर पहले से ही वहां इंतजार करता हुआ मिलता है। मोर उसे सीधे लेकर जाता है CIA की नई डायरेक्टर ओब्रायन के पास। वहां चार्ली को एक भयानक खबर सुनाई जाती है। लंदन के एक होटल में आतंकवादी हमला हुआ है और सारा उसी हमले की शिकार बनी है। चार्ली इस बात पर यकीन नहीं करता। वह कहता है, मैं खुद सारा से बात करना चाहता हूं। तभी मोर टीवी ऑन करता है और लाइव न्यूज रिपोर्ट दिखाता है। न्यूज में बताया जाता है कि 4 आतंकवादी होटल में घुसे, बंधक बनाए और कुछ लोगों को मार डाला। फिर मोर चार्ली को CCTV फुटेज दिखाता है, जहां गोलीबारी, चीख पुकार और भगदड़ साफ सुनाई देती है। और यहीं चार्ली देखता है कि सारा उन्हीं लोगों में शामिल थी जो मारे गए। चार्ली टूट जाता है। जब वह घर लौटता है तो घर के बाहर मीडिया का जमाव लगा होता है। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रिपोर्टर्स लगातार सवाल पूछते हैं। तभी उसका एक दोस्त आता है और चार्ली को भीड़ से हलता है तो उसे सब कुछ संदिग्ध लगने लगता है। उसके मन में एक शक जन्म लेता है, क्या ये सिर्फ एक हमला था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? अब वह सीधा जाता है मोर और सुपरवाइजर केलेब के पास, क्योंकि अब चार्ली को यकीन होने लगा है कि सारा की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि किसी साजिश का हिस्सा थी। चार्ली के लिए ये बात किसी बुरे सपने है। जांच चल रही है। वहीं सीनियर ऑफिसर केलेब उसे आराम करने की सलाह देता है और कहता है, अभी घर जाओ चार्ली। अगले दिन चार्ली एयरपोर्ट पहुंचता है।
वहां वो सारा की डेड बॉडी और उसका सामान रिसीव करता है। ये पल उसके लिए बेहद दर्दनाक होता है। जब वह घर लौटता है और सारा का सूटकेस खोलता है तो उसे अंदर इस गिफ्ट को देखकर चार्ली पूरी तरह से टूट जाता है। उसके चेहरे पर आंसू बहते हैं और उसका दिल गुस्से और गम से भर जाता है। अब घर की खामोशी और अकेलापन उसे अंदर से तोड़ने लगता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और फिर से सीधा CIA ऑफिस पहुंच जाता है। वहां वो बिना किसी की इजाजत के एक बार फिर उस रेस्ट्रिक्टेड कंप्यूटर सिस्टम लॉग इन करता है और खुद ही तहकीकात शुरू कर देता है। चार्ली अब एक एक CCTV फुटेज हैक करता है, होटल के बाहर की, अंदर की, एंट्रेंस और पार्किंग की, हर जरूरी एंगल से। फिर वो सारे डेटा को एक टाइमलाइन में ढालता है और खुद ही पूरी घटना को जोड़कर समझने लगता है। इस पूरे प्रोसेस के बाद चार्ली को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। चारों आतंकवादी सबसे पहले ईस्ट एंड इलाके से एक गाड़ी चुराते हैं। फिर वो उसी गाड़ी से होटल के सर्विस एंट्री गेट से अंदर घुसते हैं। इस दौरान उन्होंने बड़े प्रोफेशनल तरीके से अपने फिंगरप्रिंट्स और DNA के सारे सबूत मिटा दिए थे ताकि किसी को कोई सुराग न। वो खुद को रोक नहीं पाता और फिर से सीधा CIA ऑफिस पहुंच जाता है। वहां वो बिना किसी की इजाजत के एक बार फिर उस रेस्ट्रिक्टेड कंप्यूटर सिस्टम पर लॉग इन करता है और खुद ही तहकीकात शुरू कर देता है। चार्ली अब एक एक CCTV फुटेज हैक करता है, होटल के बाहर की, अंदर की, एंट्रेंस और पार्किंग की, हर जरूरी एंगल से। फिर वो उसी गाड़ी से होटल के सर्विस एंट्री गेट से अंदर घुसते हैं। इस दौरान उन्होंने बड़े प्रोफेशनल तरीके से अपने फिंगरप्रिंट्स और DNA के सारे सबूत मिटा दिए थे ताकि किसी को कोई सुराग न मिले। होटल के अंदर वो इंडोनेशिया की एक फर्म इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स से मीटिंग करने पहुंचे थे, लेकिन मीटिंग के दौरान किसी बात को लेकर हैक करता है, होटल के बाहर की, अंदर की, एंट्रेंस और पार्किंग की, हर जरूरी एंगल से। फिर वो सारे डेटा को एक टाइमलाइन में ढालता है और खुद ही पूरी घटना को जोड़कर समझने लगता है। इस पूरे प्रोसेस के बाद चार्ली को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। चारों आतंकवादी सबसे पहले ईस्ट एंड इलाके से गाड़ी से होटल के सर्विस एंट्री गेट से अंदर घुसते हैं। इस दौरान उन्होंने बड़े प्रोफेशनल तरीके से अपने फिंगरप्रिंट्स और DNA के सारे सबूत मिटा दिए थे ताकि किसी को कोई सुराग न मिले। होटल के अंदर वो इंडोनेशिया की एक फर्म इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स से मीटिंग करने पहुंचे थे, लेकिन मीटिंग के दौरान किसी बात को लेकर बहस इतनी बढ़ जाती है, माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। उसी समय फर्म का एक सिक्योरिटी गार्ड गुस्से में आकर विरोध करने लगता है और तभी अचानक एक आतंकवादी बंदूक निकालकर फायरिंग शुरू कर देता है। एक गार्ड मौके पर ही मारा जाता है और दूसरा बुरी तरह घायल हो जाता है। इस हमले की आवाज सुनते ही होटल की सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया जाता है। अब जब आतंकियों को एहसास होता है कि वो फंस चुके हैं तो वो दौड़कर कॉन्फ्रेंस रूम में घुस जाते हैं और वहां मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लेते हैं और यहीं से शुरू होता है असली आतंक। जब चार्ली को यह पता चलता है कि सारा को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने होटल में मासूम लोगों को बचाने की कोशिश की थी, तो उसका दिल और दिमाग दोनों टूट जाते हैं। अब ये सिर्फ गम नहीं बल्कि उसके अंदर उबाल रहा गुस्सा बन चुका था। उसने बिना समय गंवाए अपनी टेक्नोलॉजी स्किल्स का इस्तेमाल करके उन चारों आतंकवादियों की असली पहचान निकाल ली। पहला था मिश्का, रूस का एक खतरनाक ऑपरेटिव। दूसरा लॉरेंस, साउथ अफ्रीका की स्पेशल फोर्सेस का एक्स सोल्जर रह चुका था। तीसरा हॉर्स्ट, जो पैसे के लिए किसी की भी जान ले सकता था। और आखिरी ग्रेचन, जो कभी खुद एक खुफिया एजेंसी की अफसर रही थी। लेकिन जब चार्ली ये सारी जानकारी मूर और कैलिब को बताता है तो उनके चेहरे देखकर उसे सब पहले से जानते थे, यानी सारा की मौत पर भी शायद उनकी चुप्पी जानबूझकर थी। मूर उसे टालता है और थेरेपिस्ट से मिलने भेज देता है, लेकिन अब चार्ली किसी इलाज या सहानुभूति के मूड में नहीं था। अब वो सच जानना चाहता था। अगले दिन वो प्लान बनाता है, अपनी CIA ID में एक खास चिप छुपाता है जो सिक्योरिटी स्कैनर से बच जाती है। ऑफिस पहुंचकर वो खुफिया फाइल्स को प्रिंट करता है और एक डिवाइस से उनकी डिजिटल कॉपी बना लेता है। उस रात अकेला बैठा बार में ज्यूक बॉक्स को घूरता रहता है, जैसे कोई पुरानी याद उसे भीतर से जला रही हो। और सुबह होते ही वो फिर ऑफिस पहुंचता है, लेकिन इस बार उसके सबूत, जिनमें CIA की कई खतरनाक साजिशें उजागर होती हैं। सीरिया के अस्पताल पर बमबारी, यमन में आम नागरिकों की मौत और भी बहुत कुछ। चार्ली धमकी देता है, मैंने एक डेड मैन स्विच एक्टिव किया है,
अगर हर 5 घंटे में मैं एक खास कोड सिस्टम में नहीं डालूंगा तो ये सारे सबूत दुनिया के बड़ वो डील रखता है। उसे CIA की पूरी ट्रेनिंग चाहिए, फेक पासपोर्ट, मोटी रकम, एक हथियार और उन चारों आतंकियों की पूरी डिटेल, क्योंकि अब चार्ली सिर्फ एक एनालिस्ट नहीं, एक शिकारी बन चुका है। मीटिंग खत्म होते ही जैसे ही चार्ली अपनी कार में बैठता है, उसका शरीर तनाव से कांपने लगता है। और वही कार में बैठते ही वो है कि जिस जाल में वो कूद चुका है वो किसी खेल का हिस्सा नहीं, बल्कि जिंदा बचने की जंग है। दूसरी तरफ CIA ऑफिस में मूर इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि चार्ली ने वाकई कोई डेड मैन स्विच एक्टिव किया है। उसका कहना होता है ये बस एक धमकी होगी, एक चाल। लेकिन तभी केलेब बीच में बोलता है। वो समझता है कि इस खतरे को हल्के में लेना CIA के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अब टीम चार्ली की हर हरकत की तहकीकात करने लगती है। सबसे पहला सवाल, उसने CIA की इतनी खुफिया फाइल्स की कॉपी आखिर की कैसे? वो अंदाजा लगाते हैं कि शायद चार्ली ने कोई स्किमर डिवाइस यूज किया जो सीधे CIA के सिक्योर कंप्यूटर से तोड़, मतलब चार्ली ने पहले फाइल्स को प्रिंटिंग सिस्टम में डाला, फिर प्रिंटर से एक मैग्नेटिक स्ट्रिप डिवाइस की मदद से डेटा चुराया। जब सिक्योरिटी फुटेज चेक होती है तो साफ नजर आता है कि चार्ली ने हाल ही में एक लोकल स्टोर से सच में मैग्नेटिक स्ट्रिप खरीदी थी। लेकिन असली पहेली ये थी, उसने वो डिवाइस CIA की बिल्डिंग में लेकर कैसे गया और वापस कैसे लाया? करते करते एजेंट्स चार्ली के घर की भी तलाशी लेते हैं और पता चलता है कि वो हाल ही में 2 बार एक ही बार में गया था। जब एजेंट्स उस बार की तलाशी लेते हैं तो जुक बॉक्स के नीचे उन्हें एक पुरानी एबा म्यूजिक CD मिलती है। केलेब जब उस CD को जुक बॉक्स में प्ले करने की कोशिश करता है तो उसमें से सिर्फ कि ये कोई आम CD नहीं, बल्कि ये चार्ली द्वारा छुपाई गई कोई डिजिटल डिवाइस है। शायद यही वो चीज है जिसमें उसने खुफिया जानकारी छुपाई है और वो CD को वहां से जब्त कर लेते हैं। इसी दौरान दूसरी तरफ चार्ली अब CIA के ट्रेनिंग सेंटर पहुंच चुका होता है, जहां उसका स्वागत करता है कर्नल हेंडरसन। अब वो चार्ली को असली दुनिया की ट्रेनिंग देने जा रहा होता है। ट्रेनिंग की शुरुआत होती है शूटिंग रेंज से, लेकिन यहाँ चार्ली की कमजोरी सामने आ जाती है। वो कोई खास निशानेबाज नहीं होता, उसे सही निशाना लगाने के लिए टारगेट के काफी करीब जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बात आती है बम बनाने की, चार्ली सबको हैरान कर देता है जी और सटीकता से बम असेंबल करता है कि खुद कर्नल हेंडरसन भी हैरान रह जाता है और पहली बार उसे गंभीरता से लेने लगता है। अब चार्ली को अपनी नई पहचान याद करनी होती है, जो उसके अगले मिशन के लिए बेहद जरूरी है। उसकी ट्रेनिंग अब और भी कठिन हो चुकी थी। कर्नल हेंडरसन उसे हर हाल में परखना चाहता है। वो बार बार चार्ली को धक्का देता है, उस पर चिल्लाता है, उसे मानसिक दबाव में डालता है ताकि ये देखा जा सके कि क्या चार्ली तनाव और तकलीफ में भी खुद को भूलता तो नहीं। क्या वो अब वो इंसान है जो खुद को पूरी तरह बदल चुका है? आखिरकार चार्ली के लिए फेक पासपोर्ट और नई ID तैयार कर दी जाती है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होता है जो चार्ली के दिल को हिला देता है। कर्नल हेंडरसन उसके कमरे में आता है और गंभीर लहजे में कहता है, तू कातिल नहीं है। चार्ली की आंखों में दर्द और आग दोनों होते हैं। वो बस एक ही बात कहता है, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। हेंडरसन चुपचाप एक पिस्तौल निकालता है, चार्ली के हाथ में थमाता है और कहता है, उंगलियां कांपने लगती हैं, हाथ थरथराता है। वो पिस्तौल को ऊपर उठाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो उसे नीचे कर देता है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। वो मारने वाला नहीं बना, लेकिन बदला तो अब भी जिंदा है। उधर CIA के ऑफिस में एजेंट्स उस CD की एनालिसिस में कई घंटे बिता देते हैं और जो सच्चाई सामने आ देती है, चार्ली का डेड मैन स्विच सिर्फ एक ब्लफ यानी झूठा धमकी थी। लेकिन ये ब्लफ इतना दमदार था कि सभी उसे सच मान बैठे थे। जैसे ही ये पता चलता है, टीम मोर को रिपोर्ट देती है, लेकिन उन्हें नहीं पता जो उसने अपने सीनियर्स को दी थी। अब चार्ली सब कुछ लाइव सुन रहा था। मोर को जैसे ही ये पता चलता है, वो तुरंत हेंडरसन को कॉल करता है, चार्ली को तुरंत अरेस्ट करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चार्ली CIA ट्रेनिंग सेंटर से फरार हो चुका होता है। फोन को आखिरकार उस बग का पता चलता है और वो सीधे चार्ली से संपर्क करता है। मोर कहता है, तुम जो कर रहे हो ये देशद्रोह है। लेकिन अब चार्ली किसी की नहीं सुनता। वो अपने ईयरपीस को निकाल कर फेंक देता है, जैसे ये साबित कर देना चाहता हो कि अब उसका रास्ता अलग है। अब चार्ली पहुंचता है लंदन एयरपोर्ट, जहां वो आ ही जाती है। उसे ग्रेचन दिखाई देती है और जैसे ही वो उसके ट्रैकिंग रेंज में आती है, चार्ली उसका फोन ट्रैक करना शुरू कर देता है।
पूरा दिन चार्ली उसी बिल्डिंग के बाहर बैठा रहता है जहां ग्रेचन रहती है। वो तब तक इंतजार करता है जब तक ग्रेचन घर से बाहर नहीं निकल जाती। जैसे ही एक और किराएदार बाहर निकलता है, चार्ली उसी मौके का फायदा, लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ जाती है। उसका फेक पासपोर्ट CIA के सिस्टम में ट्रिगर हो जाता है। मूर तुरंत हेंडरसन को आदेश देता है, उसका पीछा करो। पेरिस पहुंचकर चार्ली एक होटल रूम बुक करता है, उसी रेस्टोरेंट के पास जहां अक्सर ग्रेचन आती जाती देखी गई है। आखिरकार चार्ली की लंबी निगरानी हो जाता है। अब उसे ग्रेचन के फ्लैट के अंदर घुसना होता है। वो एक ऑनलाइन वीडियो देखकर लॉक खोलने का तरीका अपनाता है और ताला तोड़कर घर के अंदर पहुंच जाता है। घर के अंदर वो धीरे धीरे हर कोना तलाशता है और उसे ग्रेचन की डायरी और मीटिंग्स की फोटोज मिलती हैं, जिनमें उसकी आदतें और आने जाने की जगहों का पूरा हिसाब होता है। इसे सीढ़ियों की ओर दौड़ता है और छिपकर उसका इंतजार करता है। जैसे ही ग्रेचन घर में दाखिल होती है, चार्ली उसे देख तो लेता है, लेकिन उसका हाथ कांपने लगता है। वो ट्रिगर नहीं दबा पाता। उसके अंदर अब भी इंसानियत बाकी थी। वो बिना जरूरत किसी की जान नहीं लेना चाहता था। थका हुआ और टूट चुका चार्ली वापस होटल लौटता है और वहां वो अब चार्ली अपनी प्लानिंग शुरू करता है। इसी बीच हेंडरसन भी मैड्रिड पहुंच चुका होता है और होटल की लॉबी से चार्ली पर नजर रख रहा होता है, लेकिन चार्ली को इसका अंदाजा नहीं होता। अगले दिन चार्ली एक खास डिवाइस बनाना शुरू करता है जिससे वो मिश्का को ट्रैक और कंट्रोल कर सके। फिर वो डिवाइस को होटल में ही छिपा देता है। शाम को मिश्का एक बार में दिखाई देता है और चार्ली उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है, लेकिन तभी बार में उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है। जैसे ही चार्ली को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वो तुरंत अपने ईयरपीस में इंक्यूलिन को सब कुछ बताता है। इंक्यूलिन फौरन उस संदिग्ध आदमी का चेहरा स्कैन करती है और फेस रिकॉग्निशन से कंफर्म। उसी कैमरे में उसे हेंडरसन भी नजर आता है। अब मामला और भी गंभीर हो जाता है। इंक्यूलिन चार्ली को सीधा कहती है, मिशन कैंसिल कर दो, अभी वहां से निकल जाओ। लेकिन चार्ली अब रुकने के मूड में नहीं होता। वो कहता है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। थोड़ी देर बाद मिश्का होटल की छत पर बने उस खास रूफटॉप पूल में तैरने आता है। चार्ली वहीं पहुंचता है और उसे रोककर पूछता है, हॉर्स्ट कहाँ है? लेकिन मिश्का मजाक उड़ाता है। तब चार्ली उसे धमकाता है, अगर नहीं बताया तो ये पूरा पूल तबाह हो जाएगा। मिश्का हंस देता है और दूर तैरने लगता है, लेकिन तभी चार्ली एक बटन दबाता है और पूल की कांच की दीवारों में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं। अब मिश्का को खतरा महसूस होता है। वो जल्दी जल्दी किनारे की तरफ तैरने लगता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कांच टूटता है और पूरा पूल फट जाता है। सारा पानी नीचे सड़क पर गिरने लगता है और मिश्का ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाता है। उधर इंक्यूलिन तुरंत अलर्ट करती है, चार्ली, हेंडरसन और दूसरा एजेंट तुम्हारे भागो। अब शुरू होती है एक तेज और खतरनाक चेज सीन। हेंडरसन लगभग चार्ली को पकड़ ही लेता है, लेकिन तभी दूसरा CIA एजेंट अचानक हेंडरसन पर हमला कर देता है। दोनों लड़ते लड़ते होटल के लॉन्ड्री रूम में पहुंच जाते हैं। वहां भयानक फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को मशीनों, ड्रम्स, दीवारों पर पटकते हैं। हेंडरसन उस एजेंट का सिर वॉशिंग मशीन में दबा देता है। वो एजेंट किसी तरह गन निकालता है और हेंडरसन को गोली मार देता है, लेकिन हेंडरसन फिर उससे गन छीनकर उसे गोली से ढेर कर देता है। चार्ली ये सब दरवाजे से देख रहा होता है। उलझन में पड़ जाता है कि क्या किसी की मदद करनी चाहिए, लेकिन तभी इंक्यूलिन की आवाज आती है, याद रखो चार्ली, तुम्हारा असली मकसद बदला है, भागो। अगले दिन डायरेक्टर ओब्रायन मूर को ऑफिस बुलाती है और सख्त लहजे में पूछती है, चार्ली कहाँ है? मूर बहुत शांत तरीके से जवाब देता है, वो बेरीवमेंट लीव पर है, सारा की मौत के बाद थोड़ा वक्त ले रहा है। ओब्रायन उसे जाने देती है, लेकिन जैसे वो अपने कंप्यूटर में एक USB लगाती है और होटल का सिक्योरिटी फुटेज ऑन करती है। उधर कैलेब और उसकी टीम भी वही फुटेज देख रहे होते हैं और उन्हें एक बड़ा खुलासा होता है, चार्ली अकेला नहीं था, कोई था जो उसकी मदद कर रहा था। CIA की टीम अब धीरे धीरे सच्चाई के करीब पहुंच रही थी। जब उन्होंने चार्ज किया तो उन्हें इंक्यूलिन के साथ की गई बातचीत मिल गई। जांच आगे बढ़ी तो उन्हें एक मरे हुए एजेंट की फाइल मिली जिसका नाम भी इंक्यूलिन था। अब उन्हें शक होता है कि शायद उसी एजेंट की पत्नी ने उसकी पहचान लेकर खुद को नया इंक्यूलिन बना लिया है। उधर रात में चार्ली और इंक्यूलिन अब एक दूसरे के करीब आ चुके थे। दोनों बस एक दूसरे की मौजूदगी के लिए साथ सोने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी इंक्यूलिन के पालतू पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं।
वो सिक्योरिटी कैमरा ऑन करते हैं तो देखते हैं कि बाहर CIA के एजेंट्स ने घर घेर लिया है। तुरंत दोनों एक छुपे हुए रास्ते से घर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर आते, चार्ली ऊपर एक ड्रोन को उड़ता देखता है जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा होता है। उसी वक्त एजेंट्स घर में घुसते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कंप्यूटर का सारा डाटा खुद ब खुद मिट रहा होता है। इसके बाद चार्ली और इंक्यूलिन बीच की तरफ भागते हैं, लेकिन अब ड्रोन उन्हें देख चुका होता है। कुछ ही मिनटों में एजेंट्स गोलियां चलाते हुए हमला कर देते हैं। कुछ एजेंट्स तो समंदर में बोट से भी उनका पीछा करने लगते हैं। इस खतरनाक पीछा करने की भाग दौड़ में कार बुरी तरह टूट जाती है और इंक्यूलिन को गोली लग जाती है। चार्ली के पास अब कोई चारा नहीं होता। वो इंक्यूलिन को दूसरी सीट पर खींचकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता है और जब तक पीछा कर रहे एजेंट्स पीछे नहीं छूट जाते, तब तक कार चलाता रहता है और इंक्यूलिन को आखिरी बार अलविदा कहता है। अब उसके अंदर सिर्फ बदले की आग रह जाती है। अगले दिन चार्ली लॉरेंस से मिलने की तैयारी करता है, जो एक बड़ा हथियार बेचने वाला था और इस पूरे खेल का हिस्सा था। चार्ली खुद को हथियार विक्रेता बनाकर उससे मिलने की प्लानिंग करता है। वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदता है, निकल पड़ता है रोमानिया की ओर। वहां एक सुनसान इमारत में जाकर वो अपना चेहरा रिकॉर्ड करता है और बर्लिन की सिक्योरिटी फीड हैक कर लेता है। चार्ली अब अपने मिशन के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। CIA को पूरा यकीन हो जाता है कि वो बर्लिन में है और उनकी टीम तुरंत वहां भेज दी जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही लॉरेंस उस तय जगह पर पहुंचता है जो एक कुर्सी पर रखा होता है, फोन उठाते ही चार्ली की आवाज आती है, बॉक्स के अंदर देखो। लॉरेंस जब बॉक्स खोलता है तो उसमें कई बम रखे होते हैं और साथ ही सारा की एक तस्वीर भी होती है। तभी चार्ली वहां आ जाता है और पूछता है, हॉर्स्ट कहाँ है? चार्ली कहता है कि अगर लॉरेंस सच्चाई बता देगा तो वो बम डीएक्टिवेट कर देगा और बाल्टिक सी पोर्ट पर उसका सामान डिलीवर होता है। चार्ली पूछता है कि वो उससे संपर्क कैसे करते हैं, तो लॉरेंस बताता है कि सिर्फ सीक्रेट कोड के जरिए और सारे कोड उसके फोन में हैं। वो फोन फेंक देता है। चार्ली फोन उठाता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। थोड़ी देर बाद बम फट जाते हैं और लॉरेंस की मौत हो जाती है। CIA को जब तो उन्हें समझ आता है कि बर्लिन की जो वीडियो उन्होंने देखी थी वो फर्जी थी। असली लोकेशन तो रोमानिया थी। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच रही थी। रूस के एक होटल में बैठकर चार्ली सारा को याद करता है और उसका दिया हुआ प्याज की परतों वाला पजल खोलता है। जब वो उसे हल करता है तो उसमें से सारा का एक प्यार भरा मैसेज निकलता है, भर आती है। अगली सुबह चार्ली सी पोर्ट पहुंचता है और वहां एक संदिग्ध गाड़ी को देखता है। वो हॉर्स्ट के आदमियों को एक कोड भेजता है जिससे एक आदमी फोन चेक करता है। चार्ली उसका पीछा करता है और उसकी बोट की तस्वीरें खींचता है। फिर वो होटल लौटकर उस बोट के नंबर से उसकी लोकेशन ट्रैक करता है और समुद्री रास्तों का अध्ययन करता है का पता चल सके। सुबह सुबह जब वो बोट के करीब पहुंचता है तो कोई पीछे से उसके सिर पर वार करता है और चार्ली बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो हॉर्स्ट की याच पर होता है। हॉर्स्ट उसे एक गन देता है और कहता है, अब हिम्मत दिखाओ, सामने से मारो। लेकिन चार्ली गन नीचे रख देता है। तभी याच की दिशा अचानक बदल जाती है। अफरा तफरी मच जाती है। चार्ली मुस्कुराकर कहता है, अब ये याच मेरे कंट्रोल में है। दरअसल ये याच CIA की एक सिक्योर याच थी और चार्ली ने ही इसके सिस्टम बनाए थे। उसने याच को हैक करके उसे फिनलैंड की तरफ मोड़ दिया था। थोड़ी देर में फिनलैंड की नेवी और इंटरपोल याच को घेर लेते हैं और हॉर्स्ट समेत सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ समय बाद डायरेक्टर ओब्रायन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और बताती हैं कि CIA के सारे भ्रष्ट एजेंट पकड़े जा चुके हैं। चार्ली अब हीरो बन चुका होता है। हेंडरसन उससे मिलकर कहता है, मुझे तुम पर गर्व है। फिल्म के आखिरी सीन में चार्ली सारा की कब्र पर जाता है और चुपचाप उसे आखिरी अलविदा कहता है। फिर वो वहीं और इसी के साथ ये शानदार मूवी समाप्त हो जाती है। ऐसी और मूवी देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।